हाय गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत दिन तक अपना वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि सच में मेरा जो वीडियोज है लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, और मेरे जो वीडियोज अभी तक अपलोड हुए हैं उसका कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन सब के और उसके बाद मेरे बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो थे अनअवेलेबल थे, और उसके बाद कुछ सिस्टम नहीं थे जो काम नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने वीडियोस रोक दिए थे। तो मैं आज फिर आप लोगों के मध्य में पढ़ाई के क्षेत्र में और पढ़ाई से संबंधित वीडियो अब फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित करने चल रहा हूँ, जिससे मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ, और पहले से आप लोगों को पता ही है कि मैं एक बायोलॉजी का ही टीचर हूँ, एक बायोलॉजी का ही अध्यापक हूँ, जो पढ़ाने की हर वक्त कोशिश करता रहता हूं, और आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूं, और आने वाले कल में भी मैं दूंगा। ये मेरा आप लोगों से एक तरह से निवेदन है कि हाँ, हम करेंगे ये चीज़ कार्य। ठीक, उसके बाद फिर आती है, चलिए आज हम आप लोगों को जंतु विज्ञान यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 के टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उसके बारी बारी अध्ययन कराऊंगा कैसे होता है। ठीक, तो देखिए, जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में इकाई है, तो इकाई है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता, जो सजीव हैं जिनके अंदर श्वसन, परिसंचरण, परिवहन, ये सब गतियां हो रही हैं। श्वसन, परिसंचरण, परिवहन, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ठीक, और उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं चल रही है, इन सभी के बारे में। तो उसके अंदर की जो लिविंग होते हैं, उनके जो क्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में संबंधित से बात हम करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, सजीव जगत की विविधता, ये हो गया सजीव जगत की विविधता। उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण, जो इस दुनिया में जीव हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनकी वर्गीकरण करना, और वर्गीकरण की जरूरत क्या पड़ी, वर्गीकरण को बनाया क्यों गया, वर्गीकरण की शुरुआत कब और किसने किस तरीके से किया है, इसके संबंधित में आप लोगों को अगली आने वाली क्लासेस में बताएंगे। फिर है विषाणु अथवा वायरस एंड वायराइड्स। विषाणु यानी कि कह लिया जाए वायरस को। फिर अथवा कह रहा है, अथवा उसी के बाद वायरस एक इंग्लिश वर्ड है। वायरस जो है क्या है, इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश शब्द है। वायराइड्स जो होते हैं वायरस से भी छोटे होते हैं, जो प्रोटीन और ये कह लीजिए आरएनए और डीएनए से बने होते हैं मात्र, बस। ठीक, इनके बारे में अगली फिर उसके बाद हम क्लास लेंगे। फिर आने वाली बात होती है फिर वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति। जो वर्गीकरण विज्ञान है, जो वर्गीकरण के संबंध में साइंटिस्टों का अपना एक मत है कि कहते क्या है कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है, वर्गीकरण होना चाहिए, उनके अपने सिद्धांत क्या हैं, उनके अपना मत क्या है। फिर कह रहा है कि द्विनामकरण पद्धति। द्विनाम यानी कि दो नाम कैसे हो, द्वि मतलब दो, ठीक, और नाम मतलब नाम रखना, दो नाम कैसे रखने की पद्धति चली है। जैसे क्या, होमो सैपियंस, होमो क्या है पहला, सैपियन दूसरा। होमो क्या हो गया, हम लोग का जीनस हो गया यानी वंश, और उसके बाद सैपियंस यानी जाति है। तो जो तरीके से यानी कि दो नाम पद्धति रखी गई, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आता है जगत मुनेरा का वर्गीकरण में प्रमुख लक्षण। आप लोग जानते हैं 5 जगत पद्धति होती है, टोटल 5 हैं जगत। तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फिर उसके बाद है फंजी, और उसके बाद है प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, 5 जगत हैं जो वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था सन 1969 में। ठीक, 1969 में दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे, यानी 1969 ईस्वी में। अब आती है बात फिर जगत प्रतिष्ठा के बारे में। हम जगत प्रतिष्ठा के बारे में बताएंगे। तो होता है ये है कि जो जगत प्रतिष्ठा है ये 5 जगत में ही आता है। अब देखिए, जो मैंने पहले मोनेरा लिया था, मोनेरा में होता ये है कि एक कोष की जीव प्लस प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा में एक कोष की जीव और यूकैरियोट होते हैं। फिर उसके बाद आता है, ये हो गया जगत मोनेरा और प्रतिष्ठा के बारे में। अब आते हैं हम किन पे, जंतुओं के प्रमुख लक्षणों में वर्गीकरण।
जो जंतु हैं, अब इनकी बात की जाए कि जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है, पादपों का नहीं, क्योंकि आज हम जो बात बताने चल रहे हैं वो क्या है, पूरा का पूरा जंतु विज्ञान से संबंधित है। तो जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है, मैं कभी आप लोगों की जब अब मैं जंतु विज्ञान का क्लास लेने वनस्पति विज्ञान का क्लास लेने लगूंगा तो वनस्पति विज्ञान में जो वर्गीकरण होती है उनके बारे में बताएंगे। फिर आती है संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। जो संघ कॉर्डेटा है जिनके अंदर रीढ़ की, ये जो मेरुदंड नहीं होता है, तो मेरुदंड के जिन्हें पहले उनको कॉर्डेटास में आते हैं, तो उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो उनका वर्गीकरण पढ़ाएंगे। उसके बाद है ये सब जितने भी थे लेकर के, यानी कि सजीव जगत की विविधता से लेकर के संघ कॉर्डेटा यानी वर्गीकरण तक के जितने भी टॉपिक थे ये इकाई 1 में थे। अब आती है इकाई 2 की बातें हैं, जंतुओं की संरचनात्मक संगठन। अब जो जंतु होते हैं, जंतुओं की संरचनात्मक जो संरचना उसकी संगठन कैसे है, जैसे माउथ यानी कि माउथ है, फिर बकल कैविटी है, फिर उसके बाद कृष्णी है, ग्राफनी है, आइसोफेगस फाइगस है, इन सभी की जो सिस्टम है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स जितनी भी है ये सभी कैसे हैं। फिर इसमें है तो जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में है। किसके बारे में है, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू, तो टिश्यू के बारे में पढ़ाएंगे, वो भी किसके, एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक, अब आगे आता है, फिर आता है संघ आर्थ्रोपोडा। जो संघ आर्थ्रोपोडा है उसमें एक जंतु आता है जिसको कहते हैं काकरोच यानी तिलचट्टा, जो कि अब शायद सिलेबस में नहीं है, 12 के सिलेबस में नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना। जो कक्षा 11-12 होती है उनके सिलेबस से हटा करके ये बीएससी में डाल दिया गया है। तो बीएससी जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको 12 में भी पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान देना ताकि आपको जानकारी रहे। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, उसके बाद आती है क्या, मनुष्य के लिए कीटों का यानी आर्थिक महत्व। जो मनुष्य जो होमो सेपियंस है इनके लिए जो कीट होते हैं यानी इंसेक्ट होते हैं ये कितना फायदेमंद होते हैं, कितने लाभदायक होते हैं, इनके बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। जैसे हनी, ठीक, हनी बी हो गया, हनी की जो हनी बी होता है, मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी से क्या होता है, शहद निकलता है। शहद ह्यूमन के लिए एक तरह से औषधि के रूप में बहुत अच्छा उपयोगी होता है। तो उनको अब किस तरह से ये उपयोगी है, उसी तरीके से हमारे लोग के लिए लाख बहुत उपयोगी होता है, जो जिससे हमको लोगों को रेशम का कीट हम लोग कहते हैं, रेशम का कीट उससे उत्पादित करके हम लोग करते हैं कि रेशम की साड़ी या वस्त्र या धागे बनाते हैं। उसके बाद है मानव कार्यकी। मानव कार्यकी में होता है, ठीक, मानव कार्यकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ये तीसरा इकाई है। ह्यूमन फिजियोलॉजी कौन सी इकाई, तीसरा है। तो इनमें पाचन एवं अवशोषण, कैसे हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो उसका पाचन कैसे होता है, फिर अवशोषण कैसे होती है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कैसे किया लिया जाता है, वो पाचन एवं अवशोषण पढ़ाएंगे। उसके बाद है सांस लेना, श्वास को निकालना, यानी कि सांस लेने की क्रिया और सांस निकालने की क्रिया यानी श्वसन के बारे में हम पढ़ाएंगे, रिस्पिरेशन के बारे में। फिर आता है परिसंचरण एवं देह तरण। अब उसके बाद फिर परिसंचरण के बनाएंगे यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड का आवागमन होती है, जिससे पंप जो होता है ब्लड को पंप करेगा, फिर धमनी में जाएगा, धमनी से शिरा में, शिरा से फिर वापस आएगा, इस तरीके से जो क्रिया होती है उसको परिसंचरण में हम पढ़ाएंगे। फिर उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं जैसे पसीना है, मल है, मूत्र है, यूरिन है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ है, ये कैसे बाहर हम लोगों के बाहर से निकलते हैं, शरीर के अंदर से बाहर निकलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिर आता है उसके बाद कि फिर उसके बाद प्रचलन एवं गति का संचलन। अब जो होती हम लोगों में गति होती है, चलती है, हम लोग एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं, तो किनके द्वारा चलते हैं, इनका जो नियंत्रण होता है कैसे होता है, कौन करता है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। फिर आता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण, हमारे आपके अंदर तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, तो जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, ये हम लोगों के शरीर को किस तरीके से कंट्रोल करके रखता है, यानी कि केंद्रित करके रखता है, किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से प्रसारित करता है, पहुंचाता है, इसको हम समझाएंगे। फिर आता है रासायनिक समन्वय नियंत्रण। रासायनिक समन्वय नियंत्रण जो है ये हार्मोन्स की बात कर रहा है, हम लोगों में हार्मोन्स कैसे निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कहाँ पे जाता है, यानी कि अपने जो मुख्य निमात्र कोशिका वहां से निकल के फिर टारगेट सेल यानी कि जो लक्ष्य कोशिका होती है वहां तक कैसे पहुंचती है और क्यों पहुंचती है, इसका काम क्या होता है, ये सब के बारे में इसमें हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक, फिर उसके बाद आता है मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। ये कक्षा 12 की है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी वीडियोज मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य यानी कि जनन के वक्त पे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य बरकरार बना रहे, हमको दिक्कत न आए। हमारे जो वैजिना होते हैं यानी कि योनि होता है, और उसके बाद पेनिस जो होती है जिसको शिश्न कहते हैं, यानी उस पर कोई दिक्कत नहीं आए। तो हम लोग अपनी स्वास्थ्य यानी कि जनन का स्वास्थ्य कैसे बरकरार रख सकते हैं, हमारी बचाव कैसे हो सकती है, इनके बारे में बताएंगे। फिर आता है चौथा टॉपिक जो होता है अनुवांशिकी और विकास। अनुवांशिकी और विकास, तो जो यानी वंशागत विभिन्नताएं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण उतर रहा है, जो उनमें विभिन्नता आ रही है, ये किस वजह से आ रही है, किसके कारण से आ रही है, इन सब के बारे में हम बताएंगे उसमें। फिर आती है बात अब अनुवांशिक विविधता में क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ के लिए खोज, अनुवांशिकी पदार्थ के लिए खोज एवं डीएनए एक अनुवांशिकी पदार्थ है। अब उसमें क्या है, यानी कि डीएनए यानी अनुवांशिकी पदार्थ एक चैप्टर है, जो इसमें हम आपको बताएंगे अनुवांशिकी पदार्थ के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन देंगे, यानी डीएनए के बारे में। फिर आता है जीन अभिमन्वित यानी कि अभिव्यक्ति एवं नियमन। जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, जो जीन होता है कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे आगे काम करता है, इन सब के बारे में आप लोगों को वर्णन करेंगे। फिर आता है विकास यानी जीवन की उत्पत्ति। इस पृथ्वी पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे जीवन कैसे आया, जीव का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सा जीव आया, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। फिर आता है जय विकास एवं जय विकास के प्रमाण। जय विकास का क्या क्या प्रमाण है, ठीक, तो जय विकास के प्रमाण के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि जैव विकास को महत्व क्यों दिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, और वो उसका वो मजबूत क्यों है, उसके सारे के सारे आप लोगों को प्रमाण भी बताएंगे। फिर आता है जैव विकास के सिद्धांत। बहुत से साइंटिस्टों ने क्या किया, बहुत से वैज्ञानिक ने, जैसे लैमार्क हो गया, डार्विन हो गए, ह्यूगो वान डीवरिज हो गए, ह्यूगो वान मोअल हो गए, इन लोगों ने क्या किया है कि एक अपना साइंटिफिक मत दिया, यानी वैज्ञानिक विचार दिया है। जो वैज्ञानिक विचार दिया है उन्हीं को कहा जाता है जैव विकास के सिद्धांत। और सिद्धांत यानी कि जैव विकास जो है उसके संबंध में अपनी बातों को रखना, ठीक, ये हो गया। फिर आता है जैव विकास की क्रियाविधि। विकास की क्रियाविधि, जो विकास हुई है उनके प्रति में क्या क्या क्रियाविधि हुई है, क्या क्या काम हुए हैं, उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। फिर आता है मानव का विकास। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास कैसे हुआ है, इस पर सवाल भी उठता है, हम लोगों के मन में उठना भी चाहिए, जायज है। एक बायोलॉजी को जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, वो सोचना चाहिए कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे मानव का अस्तित्व कब आया, मानव किस वक्त पे यहाँ पे इस पृथ्वी में पैदा हुआ था और कब नष्ट होगा, या मानव शुरुआती स्टेप में यानी शुरुआती दौर में कैसा दिखता होगा, और मानव किस जगह से आया होगा, मानव सबसे पहले कहाँ पे पैदा हुआ होगा। ये हम लोगों के जहान में सवाल उठनी चाहिए, इनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ तक इकाई 4 तक के बारे में यानी इकाई 4 के क्लासेस तक मैंने आज वर्णन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट में आप लोगों को इकाई 5 और इकाई 6 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए, और के बाद फिर इकाई 6 के बाद फिर इकाई 7 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार, ठीक। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और यानी कि फॉलो करिए, और उसके बाद फिर सेंड करिए। और उसके बाद मैं अब आप लोगों के मध्य में आ चुका हूं, अब मैं पर डे वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप लोग इसको पढ़िए और जानिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जितना हो सकेगा सरल भाषाओं में सबसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लगभग आप लोगों से एक सवाल और है, आप लोगों का जीके से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे शेयर करिए और हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।